नमस्कार विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने जो लेक्चर लेके आ रहा हूँ वो कक्षा 10th और उन तमाम विद्यार्थियों के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन तैयारी के अंदर एक सब्जेक्ट चलता है दैनिक विज्ञान। तो जो कक्षा 10 तक का जो भी जनरल साइंस होती है वो कंपटीशन में आती है। तो इनकी जो आज का ये लेक्चर रहेगा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन दोनों के लिए कंबाइंड रूप से ये लेक्चर रहेगा मेरा। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। और जनरल साइंस में भी वो कर रहा हूँ मैं स्टार्ट जो केमिस्ट्री का पोर्शन है। तो स्टार्ट करते हैं। आप बहुत अच्छी तरह इस टॉपिक से परिचित हैं और उस टॉपिक का नाम है अम्ल, सार और लवण। अम्ल, सार और लवण, ये अपना जो टॉपिक रहेगा मुख्य, और इस टॉपिक के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ अम्ल की बात करता हूँ। अम्ल, अब इसकी कुछ सामान्य बातें हैं जो आप पहले से खुद जानते हो, और वैसे इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए थे, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सामान्य सी बात कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे। तो ये मैं लिख रहा हूँ अम्ल स्वाद में, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए यहाँ पर कि मैं बिल्कुल आपका बेसिक उठाऊंगा। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे इस वीडियो को देखेगा तो आसानी से समझ जाएगा चीज़ों को। बस चीज़ एक ही ध्यान रखनी है आपको कि जो मेरा लेक्चर आता है उसको आप कंटिन्यू और पूरा देखना होगा आपको। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिखें। दूसरी बात, ये अम्ल जो होते हैं, अम्ल सदैव नीले लिटमस को लाल करते हैं। दो बात हो गई। तीसरी बात, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। और अंतिम बात कर रहा हूं, और चौथी बात कि अम्लों का जो pH होता है, अम्ल का pH मान 0 से 7 के मध्य होता है। 7 के मध्य होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसे भी अम्ल जो H+ आयन नहीं देते हैं, तो उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे। कंसेप्ट आएंगे अपने अलग अलग वैज्ञानिकों के, उनके बारे में। ये तो एक बेसिक सी चीज़ बता रहा हूँ। बेसिक सी चीज़ क्या कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। हर किताब में मिलेगा आपको ये, बस समझ, यहाँ पर आपको समझना है। लिखा हुआ आपको खूब सारा मिलेगा किताबों में। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, और अम्ल का pH मान जो होता है वो 0 से 7 के मध्य होता है। और ये जो अम्ल नाम आया, ये लैटिन भाषा से आया। किससे आया? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किस शब्द से आया? लैटिन भाषा। और लैटिन भाषा के किस शब्द से आया? एसिडस से आया। एसिडस से आया। एसिडस।
जिसका अर्थ होता है खट्टा, जिसका अर्थ क्या होता है खट्टा। अब ये चीज आपके सामने आ गई अम्ल के बारे में। यहां पर आपको एक चीज देखो, ये नाम आ रहा है लिटमस। ये जो लिटमस होता है, लिटमस, ये लिटमस जो है एक उदासीन विलयन है। लिटमस कैसा है? उदासीन रंजक है, जिसे लाइकेन नामक पादप से तैयार किया जाता है, तैयार किया जाता है। अब ये अम्ल की बात है ना, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए गए, जिसमें नंबर 1 है आरेनियस। अवधारणा, आरेनियस अवधारणा। इसने क्या कहा? आरेनियस अवधारणा। चलो उससे पहले मैं आपको सार के बारे में बता देता हूँ, फिर एक साथ दोनों की बात करेंगे अपन अवधारणा की, तो कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाए। ये लो, ये तो अम्ल की बात है। इधर मैं बात करता हूँ सार की। जस्ट अम्ल का अपोजिट हो जाएगा सार। सार में देखो पहली चीज, ये क्या करते हैं? सार जो होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, लाल लिटमस को नीला। दूसरी बात इसकी, सार स्वाद में कड़वे होते हैं, और इनका स्पर्श साबुन जैसा होता है, साबुन जैसा होता है। नेक्स्ट तीसरी बात अगर करूं तो यह है कि सार जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। और अंतिम बात, इनका pH मान 7 से 14 के मध्य होता है। ये आपके सामने बोर्ड पर जो चीज़ें दिख रही है, ये मैं बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ें कैसे? कि भाई अम्ल के बारे में आप क्या जानते हो, सार के बारे में क्या जानते हो, क्या क्या सुना, क्या क्या पढ़ा। तो ये सिंपल बातें हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। लिटमस चीज़ क्या है, तो जब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी तो आगे पार्ट समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये एक साथ लिख दिया। अब अपन जो नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर देखो अभी तक आपकी कितनी बातें हो गई? 3 बातें हो गई कि अम्ल जो नाम है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एसिडस, और इसको अर्थ जिसका मतलब अम्ल जो है वो नाम किससे लिया गया? लैटिन भाषा से। और लैटिन भाषा के किस शब्द से? एसिडस से, जिसका अर्थ होता है खट्टा। अब देखो अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे। नीले लिटमस को लाल करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, ये H+ आयन। और अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है? 0 से 7 के मध्य।
इसी प्रकार से सारजस का उल्टा हो जाएगा, नीले लिटमस को लाल लिटमस को कैसा करते हैं, नीला, स्वाद में कड़वे होते हैं। और ये जलीय विलीन में कौन सा आयन देते हैं, OH माइनस आयन, जिसे अपन बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं, पढ़ाऊंगा आपको अलग से, हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन। और इनका जो pH मान होता है वो होता है 7 से 14 के मध्य, 7 से 14 के मध्य। अब जो नेक्स्ट, अच्छा इसके अलावा एक नाम आया लिटमस, तो ये क्या होता है, उदासीन रंजक होता है या विलीन कह सकते हो, उदासीन विलीन रंजक है ये, जिसे लाइकेन नामक पादप से तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा अम्ल सार अवधारणाएं। अम्ल सार अवधारणाएं, तो उसमें मुख्य कौन से देखेंगे, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे कुछ प्रमुख अम्लों की। अब देखो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अम्ल सार अवधारणाएं। अवधारणाएं, अम्ल सार अवधारणाएं, ध्यान से देखना, इसमें कुछ मुख्य चीजें भी आएगी बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, इसमें सबसे पहले जो अवधारणा पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे आरेनियस अवधारणा। क्या पढ़ेंगे, आरेनियस, आरेनियस अवधारणा। अवधारणा यहाँ पर मैं बिल्कुल आपको नोट्स बनाते हुए चलूंगा और लास्ट में क्वेश्चन की भी बात करेंगे अपन। आरेनियस अवधारणा, तो आरेनियस के अनुसार देखो, एक तो मैं लिख रहा हूँ अम्ल, कि आरेनियस ने अम्ल किसको कहा, और एक मैं लिख रहा हूँ सार। क्या लिख रहा हूँ, सार, ये लो सार। तो आरेनियस ने यह कहा कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, जो जलीय विलयन में क्या कह देते हैं, H+ आयन देते हैं, या मैं कह सकता हूँ प्रोटॉन, क्या कह सकता हूँ, H+ आयन देते हो। तो देखो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन, H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। सार कौन होते हैं, वे जो जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे यहां पर मैंने लिखा आपका, ये मैं लिख दिया HCl, क्या लिख दिया, HCl। इसको मैं जल में डुबाऊंगा, किसमें डुबाऊंगा, जल में डालूंगा, तो यहाँ क्या बनेगा, H+ और Cl-। तो बताओ ये जल में क्या दिया इसने, H+ आयन। इसी प्रकार से अपन एक और देख सकते हैं H2SO4। अभी इन सब के नाम बताऊंगा क्या है ये क्या नहीं है। H2SO4 ये तो केवल आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया जल, जल में डाला तो यहाँ से क्या बनेगा, H+ और SO4 -2। ये कैसा आया, इसके लिए मैं आपको एक संयोजकता वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा। और यहाँ पर ये हो गए 2 आयन, तो ये दोनों क्या हो गए, H+ आयन दे रहे हैं। इसी प्रकार से जैसे ये मैं लिखा NaOH, क्या लिखा, NaOH, इसको जल में डाला तो जल में डालते ये किस में टूट गया, Na+ और OH-। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ KOH, इसको जल में डालता हूँ, किस में डालता हूँ, जल में, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा K+ OH-। तो ये इस प्रकार से, तो आप देख रहे हो कि प्रथम जो 2 अभिक्रियाएं मैंने आपके सामने लिखी, इसमें क्या आ रहा है, H+ आयन आ रहा है। क्या आ रहा है, H+ आयन। इसका मतलब ये तो क्या हो गए, अम्ल हो गए, क्या हो गए, अम्ल, क्योंकि जलीय विलयन में क्या दे रहे हैं, H+ आयन। इसी प्रकार से जो अंतिम 2 अभिक्रियाएं हैं, इनमें देखो क्या हो रहा है, OH- आयन। क्या आ रहा है, OH- आयन। इसका मतलब ये जो दोनों हो गए वो क्या हो गए, आपके सार हो गए। तो ये बात किसने कही थी, ओरेनियस ने, कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में क्या देते हैं, H+ आयन, वो तो होंगे अम्ल, और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या होंगे, आपके सार होंगे। तो ये बात बताई थी आरेनियस ने। किसने बताई थी आपको, आरेनियस ने बताई थी। तो ये अपने पास में एक अवधारणा हो गई, और ये बात बताई थी आरेनियस ने। किसने बताई थी, आरेनियस ने। नेक्स्ट 2 नंबर जो अवधारणा लेते हैं वो अवधारणा है अपनी ब्रोंस्टेड-लोरी। क्या है, ब्रोंस्टेड-लोरी, ब्रोंस्टेड लोरी अवधारणा, लोरी
अवधारणा। इसने केवल नाम चेंज किया, इस H+ आयन को इसने कह दिया प्रोटॉन। क्या कह दिया? प्रोटॉन। तो ये तो मैंने लिखा अम्ल और ये मैंने लिखा सार, अम्ल और सार। अब देखो ब्रोस्ट एंड लोरी के अनुसार ये दो वैज्ञानिक थे, इसने क्या कहा कि अम्ल वो होते हैं, अम्ल प्रोटॉन दाता होते हैं। प्रोटॉन, H+ को इसने क्या कहा? प्रोटॉन, प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन दाता होते हैं। और सार वे कहलाते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। सार प्रोटॉन, सार प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही होते हैं। ये बात बताई थी ब्रोस्ट एंड लोरी ने। किसने बताई थी? ब्रोस्ट एंड लोरी ने। देखो कैसे कि यहां पर देखो, जैसे मैंने लिखा ये मैंने लिख दिया HCl और प्लस इसकी क्रिया मैंने किससे करवा दी? H2O से करवा दी। किससे करवा दी? H2O से। तो जैसे H2O से क्रिया करवाई तो यहाँ से ये क्या देगा? प्रोटॉन, H+ आयन। तो जैसे देगा तो क्या हो गया? ये तो हो गया Cl- और ये क्या हो गया आपका? H3O+, H3O+। अभी बताऊंगा आपको ये समझाने के लिए कैसे होता है ये। तो यहाँ से देखो इसने तो क्या दिया? प्रोटॉन दिया, तो ये किस में बदल गया? Cl- में, और ये किस में बदल गया? आपका H3O+ में। सही है? तो ये तो क्या हो रहा है? प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता। और ये क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही। इसी प्रकार से आप ये ले सकते हो, यहां पर मैंने लिखा H2O और प्लस मैंने लिखा NH3। क्या लिखा? NH3। जैसे NH3 लिखा तो यहां से ये क्या देगा? H+ आयन देगा। तो ये H+ आयन देगा तो किस में बदल गया? OH- में। तो ये देखना यहाँ पर ये आपका हो गया OH- आयन, क्योंकि प्रोटॉन निकल गया और प्लस इसने ले लिया, इसलिए ये क्या हो गया? NH4+, NH4+। तो ये तो दे रहा है, तो क्या हो गया? प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता। जबकि ये क्या हो गया? प्रोटॉन ग्राही, प्रोटॉन ग्राही। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर तो ये जल जो है वो ले रहा है और यहाँ पर ये जल जो है वो दे रहा है। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो जल होता है ये किस प्रकृति का होता है? उभयधर्मी प्रकृति का। ये H2O जो होता है ना, H2O, इसकी जो प्रकृति होती है उभयधर्मी। कैसी होती है? उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब क्या हो गया बेटा? उभयधर्मी का मतलब ये हो गया कि जल जो होते हैं वो प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ले भी सकता है, यानी कि अम्ल और सार दोनों प्रकृति दर्शाता है कौन? जल। तो इस अभिक्रिया में देखा जाए तो जल जो हो रहा है वो प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन ले रहा है। तो यहाँ पर ये किसकी तरह कार्य कर रहा है? सार की तरह। किसकी तरह कार्य कर रहा है? सार की तरह। और ये यहाँ पर क्या हो गया? अम्ल। लेकिन नीचे वाली अभिक्रिया में देखा जाए तो अम्ल क्या कर रहा है? प्रोटॉन दे रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा? अम्ल होगा। और ये जो अमोनिया है ये प्रोटॉन ले रहा है, इसलिए ये क्या होगा? आपका सार होगा। क्या होगा? सार। तो ये आपका कहलाया ब्रोस्ट एंड लोरी अवधारणा, ब्रोस्ट एंड लोरी अवधारणा। अच्छा, अम्ल का जो प्रोटॉन देने के बाद में जो चीज बनती है उसको बोलते हैं संयुग्मी सार। क्या बोलते हैं? संयुग्मी सार, संयुग्मी सार। और जो ये सार यहाँ पर प्रोटॉन ले रहा है और उसके बाद में जो चीज बन रही है उसको बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल बोलते हैं। इस प्रकार से आप यह याद रखना। और वैसे इसका शॉर्ट ट्रिक्स बनाना चाहो तो अम्ल में से अगर प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे कहते हैं संयुग्मी सार, और सार में अगर प्रोटॉन जोड़ दिया जाए और जो चीज़ आपके पास आती है उसे बोलते हैं संयुग्मी अम्ल। क्या बोलते हैं? संयुग्मी अम्ल। तो ये आपकी थी ब्रोस्ट एंड लोरी अवधारणा। अब नेक्स्ट जो अवधारणा आती है वो अवधारणा आपकी आती है लुईस अवधारणा। लुईस अवधारणा ये भी एक अच्छी और इम्पोर्टेंट है। देखो कैसे? लुईस के अनुसार तो 3 नंबर जो अम्ल सार अवधारणा है वो है लुईस की अम्ल अवधारणा, अम्ल सार अवधारणा। लुईस अवधारणा लिख दो शॉर्ट में, लुईस अवधारणा। लुईस ने क्या कहा? लुईस ने ये कहा
ये तो लिखा मैंने अम्ल, क्या लिखा? अम्ल। अब लुईस के अनुसार अम्ल कौन होंगे? अम्ल वे होंगे जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके? लुईस अम्ल। इसी प्रकार से दूसरी बात इसने क्या कही कि सभी धनायन, क्योंकि उनके पास में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये मैंने लिख दिया सभी धनायन लुईस अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? लुईस अम्ल होते हैं। सभी धनायन लुईस अम्ल होते हैं। तीसरी बात अष्टक अपूर्ण वाले यौगिक क्या कहलाएंगे? लुईस अम्ल। अष्टक क्या? ये आपको मैं बताऊंगा उसमें संयोजकता वाले पार्ट में। फिर भी यहाँ पर बता दूं आपको कि किसी भी यौगिक के जो केंद्रीय परमाणु है, अगर उसके बाह्यतम कोश में 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो उसको बोलते हैं अष्टक अपूर्ण। इसका एग्जाम्पल जैसे AlCl3 भी बताऊंगा आपको, है ना। और इसी प्रकार ये हो गया। तो अब एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल कौन से? जैसे मैंने कह दिया K+, चाहे कोई भी आयन हो, धनायन कोई भी हो, वो सारे क्या होंगे? अम्ल होंगे। K+, Na+, प्लस जिसमें Cu+2, ये सब आयन। और ये देखो अष्टक अपूर्ण, जैसे मैंने कह दिया AlCl3, इसमें अष्टक अपूर्ण रहेगा, तो ये भी क्या हो गया? लुईस अम्ल। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं सार की, किसकी बात करूं? सार की बात करूं तो लुईस के अनुसार सार कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे आपके? लुईस सार। दूसरी बात इसने क्या कही कि सभी ऋणायन लुईस सार कहलाते हैं। लुईस सार कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप क्या ले सकते हो? जैसे ये मैं ले लिया Cl-, इसी प्रकार से आप कोई भी ले सकते हो Br-, ये सब ऋणायन सारे के सारे लुईस सार होंगे। इसी प्रकार से मैंने लिया ROH, तो ये क्या हो गया? देखो लोन पेयर आ गया। तो जितने भी लोन पेयर हुआ है, लोन पेयर का मतलब ये हो गया देखो इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ पर ये सारे क्या कहलाएंगे? सार। इसी प्रकार से आप और भी ले सकते हो, जैसे NH3, तो इसके ऊपर भी क्या आ गया? लोन पेयर, तो ये भी क्या हो गया? सार। तो ये हो गए आपके तीनों अवधारणाएं, किसकी? अम्ल सार अवधारणाएं, ब्रोस्टैंड लोरी लुईस अवधारणा, और इससे पहले अपन ने पढ़ी थी आर्हेनियस। आर्हेनियस ने क्या कहा कि जलीय विलयन में H+ आयन देगा तो अम्लीय, OH- देगा तो सारीय। उसके बाद आया ब्रोस्टैंड कि अगर कोई पदार्थ प्रोटॉन देता है तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल, और अगर प्रोटॉन लेता है तो वो क्या कहलाएगा? सार। प्रोटॉन्स मीन्स H+ आयन की बात कर रहा है, H+ को इसने प्रोटॉन कह दिया। लुईस क्या कहता है कि अगर किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है तब तो वो कहलाएगा लुईस सार, और इलेक्ट्रॉन युग्म लेने की क्षमता हो तो वो कहलाएगा लुईस अम्ल। यानी कि जिसका अष्टक अपूर्ण होगा या वो सारे धनायन, क्योंकि धनायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो सारे के सारे कहलाएंगे लुईस अम्ल, और सभी ऋणायन क्या कहलाएंगे? लुईस सार। तो ये थी। अब मैं बात करता हूँ अम्ल की आगे। नेक्स्ट, ये तो अवधारणा की बात थी। नेक्स्ट बात करूंगा मैं अम्ल के प्रकार। अम्ल के प्रकार कैसे? एक तो होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से एक होगा प्रबल सार और एक होगा दुर्बल सार। देखो यहां पर मैंने लिखा सबसे पहले प्रबल अम्ल। क्या लिखा? प्रबल अम्ल। और प्रबल अम्ल का मतलब क्या हो गया कि वे अम्ल जिनका
जलीय विलयन में, जलीय विलयन में, जलीय विलयन में पूर्ण आयनन हो जाता है, पूर्ण आयनन हो जाता है, हो जाता है, उसे बोलते हैं प्रबल अम्ल। क्या बोलते हैं? प्रबल अम्ल। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूं तो पूर्ण आयनन का मतलब हो गया कि ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन। और प्रबल अम्ल का जो एग्जाम्पल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? एक तो हो गया HCl। क्या हो गया? HCl। और एक आपका होगा, जो काम के हैं वही लिख रहा हूँ, वही आपको याद रखने हैं, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। आगे इनकी अपन चर्चा विस्तार से करेंगे, अभी तो केवल आपको प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल बता रहा हूँ। तो ये हो गए प्रबल अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ दुर्बल अम्ल की, किसकी बात करूँ? दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल की बात करूँ तो दुर्बल अम्ल क्या होता है? देखो कि वे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन अर्थात क्या हो गया? आंशिक आयनन, पूर्ण आयनन नहीं होता हो, या मैं आपको सरल भाषा में कह सकता हूं जो कम संख्या में कह देते हैं H+ आयन। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दुर्बल अम्ल के लिए? जैसे मैं लिख दिया CH3COOH, इसको बोलते हैं दुर्बल अम्ल। और इसका नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एक दुर्बल अम्ल का उदाहरण और ले सकते हैं H2CO3, कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल। ये कार्बोनिक अम्ल हो गया। तो ये आपका हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। उसके बाद अपन करते हैं प्रबल सार की बात। किसकी बात करते हैं? प्रबल सार। बस केवल जहाँ अम्ल है वहाँ क्या लिख दो आप? सार। परिभाषा सेम, कि वे सारी पदार्थ जिनका जलीय विलयन में क्या होता है? पूर्ण आयनन। तो वे सारी पदार्थ जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन होता है, पूर्ण आयनन होता है। एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया NaOH, जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और ले सकता हूँ, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं केवल आपको परिचय करवा रहा हूँ कि प्रबल कौन, दुर्बल कौन, इनकी चर्चा अपन आगे करेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आता है दुर्बल सार। तो मैं सीधा शॉर्ट में लिख सकता हूँ ऐसे, लेकिन पूरा ही लिख देता हूँ कि वे सारी पदार्थ जिनका जलीय विलयन में पूर्ण आयनन नहीं होता है
क्या कहलाएगा, दुर्बल सार कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं ले सकता हूँ NH4OH, जिसका नाम होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके सामने 4 परिभाषाएं आ गई, प्रबल अम्ल, प्रबल सार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल सार। तो प्रबल अम्ल किसे बोलते हैं, प्रबल अम्ल अपन बोलते हैं जो जलीय विलयन में अधिक संख्या में क्या देते हैं, H+ आयन, या मैं सीधा कहता हूँ जिनका पूर्ण आयनन हो जाता है। और प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और दूसरा H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी प्रकार से दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जल के अंदर कम संख्या में H+ आयन देते हैं, अर्थात जिनका पूर्ण आयनन नहीं होता है। पूर्ण आयनन नहीं होता है मतलब क्या हो गया, आंशिक आयनन। क्या हो गया, आंशिक आयनन होते हैं, आंशिक आयन देते हैं, ये पूर्ण रूप से नहीं देते हैं आंशिक आयन। इसी प्रकार से अच्छा एग्जाम्पल क्या हो गया, CH3COOH, जो टिक लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि निम्न में से प्रबल अम्ल है, निम्न में से दुर्बल अम्ल है, निम्न में से प्रबल सार है, निम्न में से दुर्बल सार है, निम्न में से प्रबल अम्ल और प्रबल सार का सही युग्म है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, आगे बताऊंगा क्वेश्चन में आपको। तो CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल, क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल, और H2CO3 को बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। इसी प्रकार से प्रबल सार वे होते हैं जिनका क्या होता है, पूर्ण आयनन, किसमें बेटा, जल के अंदर, वो कहलाते हैं प्रबल सार। जैसे ये आ गया आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से वे सारे पदार्थ जिनका पूर्ण आयनन नहीं होता जल के अंदर वो कहलाते हैं दुर्बल, और इसका एग्जाम्पल हो गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, NH4OH। उसके बाद नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अम्ल सार की क्रिया, अम्ल और सार की परस्पर क्रिया, जिसे अपन बोलते हैं उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। और उससे क्या बनेगा, लवण बनेगा। क्या बनेगा, लवण। तो देखो कैसे, तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अम्ल व सार की परस्पर क्रिया। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है अम्ल सार, अम्ल सार की परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया, परस्पर क्रिया। तो देखो इसको टॉपिक को समझना अच्छा टॉपिक है ये यहां पर मैंने लिखा अम्ल, क्या लिखा, अम्ल, और ये यहां पर मैंने लिखा सार, क्या लिखा, सार, अम्ल और सार। जब अम्ल और सार की क्रिया करवाते हैं तो अम्ल तो सार के प्रभाव को, अम्ल तो सार के प्रभाव को, और सार अम्ल के प्रभाव को क्या कर देते हैं, नष्ट, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जिससे क्या बनता है, उदासीन यौगिक मतलब स्पशीज बनती है, जिसे बोलते हैं लवण। और साथ में आपका क्या बनेगा, जल, साथ में आपका क्या बनेगा, जल। एक सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूँ सीधा सीधा कि जैसे यहाँ पर मैंने अम्ल को मान लिया Ha, क्या मान लिया, Ha, और सार को मैंने मान लिया BOH। तो देखो अम्ल में ये क्या होता है, H+, तो ये अपने आप क्या हो गया माइनस, और सार में क्या होता है OH-, तो ये अपने आप क्या हो गया प्लस। तो ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब मैं क्रिया कराऊंगा तो देखो क्या हो गया, इसी यही तो हुआ कि यहाँ से तो ये दोनों क्रिया करके क्या बन गए AB, और प्लस आपका क्या बन गया H2, क्या बन गया H2। तो मैं आपको समझाने के लिए सीधा सीधा इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या कि अम्ल तो देगा H+ आयन और सार क्या देगा OH- आयन। तो दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। ये इसी प्रकार से। तो ये जो आपको ये चीज याद रखनी है कि अम्ल और सार की परस्पर क्रिया करवाने से क्या बनता है, लवण और जल, लवण और जल। अब इसका एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल कैसे देखोगे कि यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिया और ये मैं लिखा एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण। और ये एग्जाम्पल क्या, देखो सुनना कि ये मैंने लिया यहाँ पर मान लो HCl, क्या ले लिया HCl, जिसे आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ अम्ल। और एक मैंने लिया यहाँ पर NaOH, NaOH, इसको अपन बोलते हैं सार, और वैसे इसका नाम बता चुका हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों क्रिया करेंगे तो देखो यहाँ से तो ये OH और यहाँ से ये H, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, जल। तो पीछे अपने आप क्या रह जाएगा NaCl, क्या रह जाएगा
NaCl, NaCl और प्लस ये बन गया आपका जल। क्या बन गया? जल। यानी कि यहाँ से क्या हुआ कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल था उसने इस क्षार के प्रभाव को क्या किया? समाप्त। और जो ये NaOH था इसने किसके प्रभाव को समाप्त किया? HCl को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। और दोनों आपस में क्रिया करके क्या हो गए? उदासीन, जिससे क्या बना? ये बना आपका लवण। क्या बना? लवण। वैसे NaCl का नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, जो आगे बताऊंगा मैं। तो यानी कि अब आप क्या लिखोगे कि जब अम्ल की क्षार से क्रिया करवाई जाती है तो अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को नष्ट करके या निरस्त करके क्या बना देते हैं? लवण और जल। और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट भी है, उदासीनीकरण अभिक्रिया इस प्रकार से। तो ये आप भूलना मत, याद रखना कि अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। वैसे आप चाहो तो लिख दूं कि जब अम्ल एवं क्षार की परस्पर यानी आपस में क्रिया करवाई जाती है, क्रिया करवाई जाती है तो लवण व जल बनता है। लवण एवं जल बनता है। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से अब यहां पर जो मैं लिख रहा हूं नेक्स्ट, वो लिख रहा हूं कुछ प्रमुख अम्ल व उनके स्रोत। कुछ प्रमुख अम्ल एवं उनके स्रोत, ये टॉपिक। तो देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर लाल चींटी। इससे जो अम्ल निकलता है उसको बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल। ध्यान रखना, जो इम्पोर्टेंट है 10th लेवल तक के वो बता रहा हूँ। इसी प्रकार से ये हो गया लाल चींटी, फॉर्मिक अम्ल। और फिर मैंने लिखा सिरका। क्या लिखा? सिरका। सिरका में जो अम्ल होता है वो होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो है नींबू। क्या है? नींबू। और नींबू में जो अम्ल पाया जाता है उसे बोलते हैं सिट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल। इसी प्रकार से मैं लिख रहा हूँ सेब। सेब नहीं होता, सेब होता है। और इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो होता है मैलिक अम्ल। क्या होता है? मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल। इसी प्रकार से नेक्स्ट में लिखता हूँ आपके पास में दही। दही, या इसको मैं कह दूँ चलो दही, इसमें जो अम्ल पाया जाता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल। इसी प्रकार से टमाटर में जो अम्ल होता है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक या ऑक्सेलिक एक ही बात है, अम्ल। और एक इमली होती है, इमली। इमली में जो अम्ल होता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक। ये कंप्यूटेशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल। ये कुछ महत्वपूर्ण स्रोत और उनसे स्रावित होने वाले अम्ल थे।
जिनको आप कंटेस्ट करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इनको आप, इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते, तो ध्यान से पढ़ना इस टॉपिक को, इम्पोर्टेंट चीज़ है ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है ये। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ बातें करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो भी चीज़ होगी वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इनका एक बार रिवीजन करते रहें और चीज़ों को बार बार दोहराएं। और अगर जो आज मैंने पढ़ाया इसमें आपके कोई भी समस्या हो या कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जो उचित समाधान होगा वो किया जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने क्या पढ़ा? अम्ल, सार और लवण। अम्ल की परिभाषाएं, सार की परिभाषाएं, अम्ल और सार की अवधारणाएं, और उसके अलावा अम्ल और सार की परस्पर क्रिया से क्या बनता है वो चीज़ पढ़ी अपन ने। और अंतिम में अपन ने पढ़ा कुछ प्रमुख अम्ल और उनके स्रोत। आगे की चर्चा अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एक बात आप सभी को बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ तरीका पसंद आता है या मेथड समझ में आता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल को पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते हो तो मेरा मनोबल जो है, या मेरे जो भी साथी होंगे इसमें आगे, उनका सबका मनोबल क्या होता है, थोड़ा टीम का ऊपर उठता है, और जिससे हमारी और इच्छा जागृत होती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।